एक ना बहुत ही जाने माने एक पत्रकार हैं, उनका नाम है शेखर गुप्ता। और यूट्यूब पर उनका एक चैनल है जो बेसिकली करंट अफेयर्स के ऊपर उनका चैनल है। एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है कट द क्लटर। कट द क्लटर का बेसिक मतलब ये होता है जो भी स्टोरीज आज की डेट के अंदर जो चल रही हैं, मेनली पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टोरीज, तो वो क्या करते हैं कि एक आम आदमी को समझ में आ सके, क्योंकि स्टोरीज जो है जनरली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसके काफ़ी गहराइयाँ होती हैं उसके अंदर। तो आम आदमी को समझने के लिए वो उसको इस तरीके से तोड़ते हैं, इस तरीके से समझाते हैं कि आम आदमी को 10-15 मिनट में आसानी से समझ में आ सके कि ये इशू क्या है। गहरी बातों को भी आसानी से समझा देते हैं। अब काम मैं भी यही करता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी इतने आसान शब्दों में समझा सकूँ कि आप उससे कुछ फ़ायदा उठा सको, आप उससे कुछ सीख सको, इंस्पायर हो सको। ये मेरी कोशिश रहती है। तो इस बार जो मैंने चैलेंज लिया है, गीता की जो गहराई है, बिना उसके मैसेज को डाइल्यूट किए हुए उसका गहरा मैसेज जो है ना, आसान शब्दों में तोड़ के ऐसे समझा सकूं जो लोग उसमें गीता के अंदर नहीं भी घुसना चाहते, उनको उसका बेसिक मीनिंग उसका समझ में आ जाए। ना केवल समझ में आ जाए, बल्कि वो उससे कुछ ना कुछ ऐसा तंत्र निकाल सकें, कुछ ना कुछ ऐसी इंस्पिरेशन निकाल सकें, कुछ ना कुछ ऐसा सीख सकें जो उनके जीवन में बदलाव लाए, मीनिंगफुल बदलाव लाए, उनके जीवन को बेहतर बनाए, उनके जीवन को खुशहाल बनाए। अब मोटा मोटे शब्दों में अगर कोई पूछे कि गीता का सार है क्या, अगर 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना हो, तो मैं ये बोलूँगा कि गीता की शुरुआत एक चीज़ से होती है जिसमें यह कि मैं कौन हूँ से शुरू होती है, और बाद में अंत होता है उसका कि मैं एक आत्मा हूँ। कि आपकी पहचान, आपकी स्वयं की पहचान आपकी ट्रू सेल्फ से करवाने की यात्रा है। और वो कैसे होगा, बस वही संवाद है बिटवीन श्री कृष्ण एंड अर्जुन। उस संवाद को बेसिकली जो बीच का जो काम है, मैं कौन हूँ से मैं आत्मा हूँ की यात्रा को, वो 3 अलग अलग किस्म के रास्ते बताए हुए हैं, 3 अलग अलग किस्म के स्वभाव के व्यक्ति के लिए। मैं भी यही करने वाला हूँ, आपको 3 जो अलग अलग स्वभाव के जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं 3 अलग अलग किस्म के व्यक्तियों के साथ जोड़ के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको ये देखना है कि आप खुद उस कौन सी कैटेगरी के साथ आपका स्वभाव मेल खाता है। तो एक एक करके मैं कैटेगरी एक्सप्लेन करूंगा। तो जो पहली कैटेगरी का मैं कौन हूं की शुरुआत एक करते बॉलीवुड की सॉन्ग की कुछ फेमस लाइनों से। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। बेसिकली अगर इस लाइनों का भाव, असली भाव समझोगे तो बेसिकली ये है कि जो है पीछे जो भूत है, भूतकाल है, गीता के अंदर भी यही कहा है कि भूतकाल जो है वो तो जा चुका, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। भविष्य के बारे में हमें पता नहीं है। तो जो कुछ है इसी वर्तमान के अंदर है, यानी प्रेजेंट में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये जो थ्योरी है ये हमने कितनी दफ़ा सुनी है, अलग अलग तरीके से सुनी है। तो बेसिकली ये पहला स्वभाव यही है कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो 100% प्रेजेंट में जीते, उनको कुछ लेना देना नहीं कल क्या हुआ, उनको कुछ लेना देना नहीं कल क्या होगा, उनके लिए जो कुछ है वो आज है। ऐसे मेरे एक मित्र हैं, लेट अस कॉल हिम मिस्टर आरडी। बहुत पुराने, बहुत गहरे दोस्त हैं, बरसों से जानता हूं उनको, बरसों से। और उसका स्वभाव यही है कि ऐसा है, लगता ऐसा है जैसे जब वो रोज सुबह उठता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे आज का दिन उसके जीवन का ना आखिरी दिन है। 100% वो दे देता है प्रेजेंट मोमेंट को। कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो प्रेजेंट में ऐसे जीने वाले लोग होते हैं, इनके पास एनर्जी बड़ी गजब की होती है। क्योंकि जो पास्ट में जी रहा है वो पास्ट की बातें सोच के अपनी एनर्जी को खराब कर देता है, जो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है वो फ्यूचर को सोच के एनर्जी खराब कर देता है। तो लेकिन अदरवाइज कोई प्रेजेंट में जी रहा है तो उस आदमी की खूबी क्या होती है, उसके पास फुल ऑफ एनर्जी होती है, पूरी एनर्जेटिक होता है। इनको आप खाली नहीं बिठा सकते। इनको आप अगर खाली बिठा दोगे ना तो ये रेस्टलेस हो जाएंगे। इनको कुछ ना कुछ तिकड़म में गोरख धंधे के अंदर तो पड़ा ही रहना है। मतलब अगर मैंने तो अपने दोस्त आरडी का नाम प्यार मोहब्बत से ना पवन पुत्र रखा हुआ है। जैसे हवा होती है ना कि आप उसको रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते, बिठा नहीं सकते। पानी को फिर भी रोका जा सकता है, सड़ जाता है, एक अलग बात है, लेकिन हवा को तो आप रोक भी नहीं सकते। हवा का काम तो नेचर तो बहना ही है। तो इस किस्म के लोग पवन पुत्र जैसे ही होते हैं। अगर आप इस किस्म के व्यक्ति हो तो मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि आरडी व्यक्ति तो इस किस्म का है, लेकिन हमेशा ऐसा कोई खुशहाल और ऐसे बेहतर किस्म का जीवन नहीं जी रहा था। उसको मैंने ट्रांसफॉर्म होते देखा।
मैंने उसको उस समय से देखा है कि जब वो बहुत लो इन कॉन्फिडेंस होता था, अपने लोगों के अंदर बैठा तो जो है वो बातचीत कर लेगा, कंफर्टेबल है। द मोमेंट आप कोई भी एक नया आदमी लाके उसके सर्कल के अंदर बिठा दो ना, इस बंदे की बोलती बंद हो जाती थी, इसके आवाज नहीं निकलती थी इसके मुंह से। जो बदलाव आया, मैं अगर आज उसके पूरे जीवन को देख के अगर मैं उंगली रखूं तो वो बदलाव की एक वजह थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, वो ये थी कि एक दिन किसी भी वजह से किसी भी तरह उसने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया। वो एनजीओ जो था वो क्या करता था कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो लोग सुसाइडल हैं, उन लोगों को वो एक फ़ोन लाइन पे हेल्पलाइन की तरह काम करते हैं। वो जो वॉलंटियर्स हैं वो ट्रेंड वॉलंटियर दूसरी साइड बैठे होते हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर आप सुसाइडल आपकी इच्छा कर रही है, नेचर है आपकी, तो जो आप उस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो, दे हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट थिंग। तो इसने उस एनजीओ को ज्वाइन कर लिया। अब वो एनजीओ बड़ा सख्त किस्म का एनजीओ है, आराम से लेता नहीं किसी को, लेकिन जब वो लेता है तो आपके अंदर डेडिकेशन आपके अंदर पूरा होना चाहिए। विच मीन्स कि हफ्ते में अगर आपको 4 घंटे देने हैं कॉल अटेंड करने के लिए उनके ऑफिस में, तो 4 घंटे आपने देने हैं। बरसों बरस हो गए मुझे उसको देखते हुए कि कुछ भी हो जाएगा, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई ज़रूरी काम हो, लेकिन वो उस 4 घंटे को हफ्ते के अंदर मिस नहीं करता। और वहाँ से उसके अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि धीरे 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 उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव आना चालू हुआ। उसकी पर्सनैलिटी खुलनी चालू हुई, मतलब खुलनी इस सेंस में चालू हुई कि कॉन्फिडेंस खूब आ गया। आज वो स्टेज के ऊपर जाके ड्रामा करता है, ही इज अबव 50, लेकिन किसी दुनिया के किसी मुल्क में भेज दो, दुनिया में कहीं पे उसको बिठा दो, आज आप उसको देखोगे तो रत्ती भर कॉन्फिडेंस की किसी भी सूरत के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट है बल्कि। अब गीता के अनुसार व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, विच मीन्स कि कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। चाहे पूरा दिन अगर हम निस्वार्थ सेवा वाला काम ना करें, लेकिन अपने जीवन के कुछ परसेंट हिस्से को, से 10-20% आपके जो कर्म है उसके हिस्से को हमें ऐसा करना है कि हमें निस्वार्थ भाव से करना है। तो अगर आप आरडी के स्वभाव के साथ मेल जोल वाले व्यक्ति हो तो और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, तो यह समझ लो आज से, अभी से कुछ ना कुछ निस्वार्थ भाव से आप अब करना अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो, और देखो कि कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो इम्प्रूव होती है। जो दूसरे टाइप का मैं कौन हूं की शुरुआत भी एक बॉलीवुड के सॉन्ग से ही करते हैं। गाना कुछ इस तरह से है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सुना होगा ना, गाना काफी पुराना है। इस गाने का जो भाव है ना वो ये है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये गीता का ही एक लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब बेसिक कहने का मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस के ऊपर, भगवान पे कह लो या किसी भी चीज पे पूरा भरोसा है कि जो कुछ जिंदगी ने दिया है वो सर आंखों पर। इसी सॉन्ग की आगे की लाइनें कुछ इस तरह से हैं, कुछ बीच के अंदर ही है ऐसी, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। कितना अच्छा खूबसूरत गाना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ये लिखने वाले हैं गाना, वो कितनी गहरी, कितनी समझ की बातें 4 लाइनों के गाने में 5 मिनट में बहुत कुछ कह जाते हैं। और फिर से मैं एक पुराने गहरे मित्र का जीवन के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल कुछ जो जैसे ऊपर की लाइनें कही हैं इस गाने की तरह ही है। ये गाना मैंने उसको डेडिकेट किया था। लेट्स कॉल हिम मिस्टर AT। इस भाई ने भी पिछले वाले दोस्त की तरह 0 से शुरू किया और आज इस प्रेजेंट मोमेंट पे एक बहुत ही सफल और खुशहाल व्यक्ति है। अब लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम में काम तो सभी का बेड़ा गर्क हो गया था। इसका एक एक्सपोर्ट का काम है, लेकिन इस भाई के साथ एडिशनल क्या हुआ कि इसकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, बंद फैक्ट्री के अंदर, और नुकसान हो गया, काफी नुकसान हो गया। जैसे ये काफी नहीं था, लास्ट ईयर नवंबर 2020 के अंदर ही इसको कोरोना हो गया। इसको भी हो गया, इसकी वाइफ को भी हो गया। और इसको कैसे हुआ? इसको सीरियस वाला जो गंभीर किस्म का जो कोरोना होता वो हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10-12 दिन हॉस्पिटल में गुजार के आया। तो जो कुछ कोरोना से रिलेटेड चीजें, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, ही वेंट थ्रू ऑल दैट। लेकिन आप इस व्यक्ति से जब मर्जी मिल लो, इस AT से जब मर्जी मिल लो,
जब मर्जी कॉल कर लो, जब मर्जी मिल लो, जब मर्जी बात कर लो। इसका जोश जो है ना, इसकी जो खुशी है, इसका बात करने का तरीका है, वो बिल्कुल सेम रहता है, ऐसे जैसे जो है हमेशा जो है खुश है, सब कुछ बहुत बढ़िया। सेम इससे मिलती जुलती एक और गाने की, इसी गाने की एक और लाइन है। जैसे ये जो टाइम इसका जो टफ चल रहा था, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है कि जहाँ ये बोल रहा हो जैसे कि बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मतलब एज इफ कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। से पूछा कि भाई ये चक्कर क्या है, तू कैसे करता है ये? मतलब कम से कम मैंने देखा है कि टफ से टफ आदमी भी जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना, तो हिल जाते हैं कि भाई तेरा क्या चक्कर है। उसका जवाब ये था कि पता नहीं, ऐसा कुछ जो है वो सिस्टम बना हुआ है कि जो बुरी चीज़ें जीवन में होती है ना, रजिस्टर ही नहीं होती, मतलब उसको अपने अंदरूनी हिस्से में जाती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी और के साथ हो रहा हो, याद ही नहीं रहती। और लगता है कि जिसने इतना दिया है थोड़ा वापस भी ले लेगा तो फर्क क्या पड़ेगा, सानू की देना होगा दे देगा, लेना होगा ले लेगा, उसको जो करना वो करेगा। हम लाए क्या थे, हम तो जीरो से शुरू हुए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इस बीच के अंदर जो अपने से हो पड़ता हम करते रहते हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहा। ही इज लाइक दैट, वो ऐसा ही है, पता है। लेकिन उसको भरोसा ये कहाँ से ड्रॉ करता है, कहीं ना कहीं से तो भरोसा आता है ना किसी को, कि इस तरह से है क्यों वो। मेरा मानना यह है कि ये भाई ना जाने कितने साल हो गए मुझे देखते हुए कि हर महीने बिना नागा, मतलब मिस नहीं करेगा, कोई 30 दिन उसको दिल्ली में नहीं गुजारने। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, 30 दिन दिल्ली में नहीं गुजारने। हिमाचल में, पंजाब और हिमाचल बॉर्डर के ऊपर एक धर्म स्थल है चिंतपूर्णी माता के नाम से, अगर आपने सुना हो तो। बहुत फेमस है वो जगह, बहुत मान्यता है उस जगह की, क्योंकि इसका होम टाउन होशियारपुर उस जगह के बिल्कुल साथ लगता है। तो काफ़ी सालों से उसके साथ जुड़ा हुआ है। समहाउ इसका उस माता पे बहुत यकीन है और उसको ये भरोसा है कि उसके साथ माँ का आशीर्वाद सदा बना रहता। अगर भगवान का हाथ आपके सर पर हो, ऐसा भरोसा जिसको भी है दिल से, मतलब कच्चे भरोसे की बात नहीं कर रहा, जिसको दिल से ऐसा भरोसा हो कि उसके ऊपर भगवान का हाथ है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में जमीन आसमान का फर्क अपने आप आ जाता। कहने का मतलब ये कि अगर आपको ऐसा भरोसा आ जाए कि आपके ईश्वर का आपका हाथ आपके सर पे है, तो आप आसान, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इंप्रूव हो जाती है। अगर आपका स्वभाव भी मेरे मित्र 80 जैसा है, मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसा कोई स्थल ढूंढ लो, चाहे वो धर्म स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जहाँ पे भी आपको जो है आस्था आती हो। आस्था कैसी आती हो? दिल से आस्था ऐसी आती हो कि जिसके लिए अपनी जान भी दे सको, ऐसी आस्था आती हो। और अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति हो जो ऐसे विश्वास नहीं कर पाते, ऐसा विश्वास करने में जिनको दिक्कत आती है, तो कोई स्पिरिचुअल गुरु ढूंढ लो, जो एनलाइटेंड गुरु है वो ढूंढ लो और उसके शरण में चले जाओ और जाके सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो, तो देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव आता। और एक बात मैं और आपको जो बताना चाहता हूँ 80 के बारे में, इसके कुछ जीवन जीने का ढंग ही ऐसा है कि वो जिस आदमी पे भरोसा नहीं करता ना, उस आदमी को अपने सर्कल में जोड़ता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसके जितने दोस्त हैं ना, वो दोस्त तभी बनाएगा जब वो आप पे पूरी तरह भरोसा कर सकता है। अगर उसको आप पे भरोसा नहीं है तो आपका नाम अपने दोस्त की लिस्ट में ऐड नहीं करता। नेचुरली इस वजह से उसके दोस्तों की संख्या कम है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जब टफ टाइम आता है तो ये जो है साथ खड़े होने वाले लोग हैं, उन पे वो पूरी तरह भरोसा कर सकता है कि उसके साथ खड़े हैं। सिमिलरली वो जो काम करता है, जो फैक्ट्री चलाता है, उसमें भी उसका की पार्ट ये है कि वो जो लोग काम करते हैं, जिनको जॉब पे रख रखा है या जो उसकी की टीम है, वो उन सब पे जब तक उसको भरोसा नहीं है तब तक वो उनको अपने साथ नहीं रखता। अगर उसका भरोसा हट गया तो वह बंदा हटा देता है, चाहे कितना भी की आदमी हो। अब उससे होता यही है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो क्योंकि वो भरोसेमंद लोगों से सराउंडेड है, तो उस वक्त पे वो कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं और मिलजुल की जो ताकत है, उस मुश्किल से मुश्किल टाइम के अंदर भी निकल जाते हैं। तीसरे किस्म के व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भी गाना कुछ इस तरह से है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। यानी अगर देखोगे इस गाने का भाव क्या है कि ये जो व्यक्ति है ये कंफ्यूज्ड है अपने को खुद के लेके ही, कि इसके अपने मन के अंदर
अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। और इस कैटेगरी के लोग, जो तीसरी कैटेगरी में बता रहा हूँ, ये ऐसे ही होते हैं जिनके मन में सवाल बहुत उठते हैं। अगर आपने फिल्म आंखों देखी है, तो जैसा कैरेक्टर संजय मिश्रा का था ना उस फिल्म के अंदर, कि वो जब तक कुछ आंखों से नहीं देखता था तो वो नहीं मानता था चीज को। यानी जब तक जानूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, सुनी सुनाई बातों पे आंख बंद करके यकीन नहीं करूंगा, बल्कि आंखों से देख के, महसूस करके, अपने अनुभव से चीज जानने के बाद मानूंगा। और अगर आपने मान लो फिल्म नहीं देखी है, तो मेरे चैनल पे रिसेंटली, बिल्कुल ताजे 1-2 हफ्ते पहले ही, मैंने उस फिल्म का एक रिव्यू डाला, जिसके अंदर नटशेल में अगर आपको सुनोगे, इस कैटेगरी से काफी मिलता जुलता वो फिल्म का जो थीम है ना वो है, और आपको उससे काफी मदद मिलेगी इस कैटेगरी के स्वभाव को समझने में। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, इनका जीवन इसी गोरख धंधे में निकल जाता है कि इनके अपने मन के अंदर सवाल उठते रहते हैं और ये उसके उत्तर खोजते रहते हैं। पहले केस में जैसे मैंने मिस्टर आरडी का एग्जाम्पल दिया था, वो किस्म के जो व्यक्ति होते हैं, आरडी टाइप जो व्यक्ति होते हैं, वो 100% प्रेजेंट में जीते हैं। ना उनको भूतकाल से कुछ लेना देना, ना उनको भविष्य से, उनके लिए वर्तमान ही इंपॉर्टेंट है, आज, अभी, इस वक्त, आज का दिन। लेकिन जिस कैटेगरी की अब मैं बात कर रहा हूं, तीसरी, ये जो व्यक्ति हैं, ये भूतकाल के बारे में भी जो घटना घट चुकी है इनके जीवन में, उस पर भी विचार करते रहते हैं। अच्छा भला बुरा कोई भी विचार, उसके बारे में भी सोचते रहते हैं, बार बार रिव्यू करते रहते हैं। आने वाला समय कैसा होगा, उस भविष्य को भी लेके लगातार उस बारे में विचार करते रहते हैं। वर्तमान भी इनका किसी ना किसी चीज के ऊपर कोई ना कोई टेक होता ही है विचार करने वाला। अगर मॉडर्न लैंग्वेज में, आज की भाषा में मैं ऐसे व्यक्ति को बोलूं, तो आप ऐसे व्यक्ति को विचारक भी कह सकते हो, बुद्धिजीवी भी कह सकते हो, या फिलोसफर कह सकते हो, उस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। इस बार भी मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको मैं काफी नजदीक से जानता हूं, लेट्स कॉल हिम मिस्टर ME। और पहले दोनों एग्जाम्पल की तरह ये जो मिस्टर ME हैं, इन्होंने भी अपने जीवन की शुरुआत 0 से ही की थी, यानी कुछ नहीं था। आज इस वक्त खुशहाल और सफल जीवन जी रहे हैं। अब अगर मैं इनको बचपन से देखूं, तो जो सोच विचार का जो सिलसिला है इनके व्यक्तित्व में, इनके बचपन से जुड़ा हुआ है। जीवन के हर विषय पर इनका कोई ना कोई विचार था, नेचुरली, क्योंकि सारा दिन जो प्रेजेंट के अंदर है, तो अगर आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, हर वक्त कोई ना कोई अच्छा भला बुरा विचार कर ही रहे हो आप। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स के बारे में हो, फिर वो चाहे फिल्मों के बारे में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, चाहे इकोनॉमिक्स के बारे में हो, क्योंकि नॉर्मल आदमी के जीवन तो इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है ना। तो जब जुड़ा हुआ है, तो जो कुछ घटनाएं आसपास घट रही हैं, उन हर चीज़ों पे ये कोई ना कोई अपना विचार कर रहे हैं और उलझे हुए हैं उन सवालों के जवाब ढूंढने में। पता है लेकिन की क्या है? विचार करना की नहीं है। विचार तो बहुत लोग कर रहे हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विचार की क्वालिटी, मतलब आप सोच रहे क्या हो। ये नहीं है कि सोच रहे हो, सोच क्या रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कुछ भी सोच रहे हो, उस चीज़ की आप गहराई में कितनी जा रहे हो। बोलते हैं ना कि एक है सोचना, एक है समझना, बहुत फर्क है दोनों चीज़ों में। मिस्टर जो ME है ना, ये पहले पहले उथले उथले ऊपर ऊपर से सोच वाले विचार की तरह ही इनका जीवन चलता था, जैसे किसी भी एक नॉर्मल आदमी का चलता है जो इस कैटेगरी के अंदर अपने आप को महसूस करेगा। लेकिन फिर एक बार किसी तरह से एक्सीडेंटली इनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब ये किसी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से किसी जगह जाके जुड़ गए, जहां से इनको एक ध्यान की विधि या मेडिटेशन टेक्निक सीखने को मिल गई। और जैसे शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत होती है अगर आपको शरीर को मजबूत बनाना है, तो ऐसे ही अगर आपको माइंड को मजबूत बनाना है, मन को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए जो ध्यान या मेडिटेशन है वो उसकी एक्सरसाइज है। अब नेचुरली जब इस किस्म की कैटेगरी के लोग ज़्यादा समय अपना माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, विचार में ही इस्तेमाल करते हैं, सोचने में और समझने में ही इस्तेमाल करते हैं, तो इनको जो है एक शार्प मजबूत माइंड की ज़रूरत है। और उसके लिए ये एक्सरसाइज इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। तो सेम वे में द मूवमेंट मिस्टर ME के जीवन में जैसे जैसे मेडिटेशन या ध्यान का टाइम बढ़ता चला गया, तो उनके विचार करने की जो गहराई है
वो अपने आप बढ़ती चली गई कि किसी भी विषय पे अब उनका विचार जो है वो ज़्यादा गहरे से जाने लग गया, उसकी समझ ज़्यादा आने लग गई। तो अब इसका आउटकम क्या आता है? इसका आउटकम ये आता है कि लर्निंग ऑलवेज लीड्स टू अर्निंग, विच मीन्स कि उनका जीवन जो खुशहाल हुआ कि लर्निंग, जो भी वो काम करते थे उस बिजनेस में, जैसे जैसे वो लर्निंग बढ़ती गई वैसे वैसे दूसरों के मुकाबले उनकी समझ बढ़ती गई, पकड़ बढ़ती गई, तो अपने आप उस काम की एक्सपर्टीज उनकी बढ़ गई, जिससे उनको डिविडेंड या उनको धन के रूप में चीज़ें ज़्यादा मिलने लगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आई। अगर आपका भी स्वभाव इस कैटेगरी से मेल खाता तो तुरंत कोई ना कोई जो लिविंग एनलाइटन्ड स्पिरिचुअल गुरु है उसको ढूंढ लो और उनके द्वारा बताई गई जो मेडिटेशन टेक्निक्स है ना, उस पर काम करना शुरू कर दो। और अगर आप उस पर काम करना शुरू करोगे तो आई गारंटी यू कि आपके जीवन में धीरे से बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव आता चला जाएगा। अब देखो मैंने किया क्या है। मैंने आपको 3 कैटेगरीज एक्सप्लेन कर दी, लेकिन यही जो 3 कैटेगरीज हैं ये मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाई। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में संवाद था, जिससे मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की गीता के सार की, कि पहले ये 3 कैटेगरीज से आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका स्वभाव किससे मेल खाता है। ये बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें से तीनों में से मेरा तो किसी में मेल नहीं खा रहा। तो बस इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि मैं कौन हूँ। इस बात पे विचार करोगे तो इन्हीं तीनों कैटेगरी में ही किसी एक कैटेगरी के अंदर आप आओगे। ये बात पक्की है, अकॉर्डिंग टू गीता ये बात पक्की है कि कोई चौथी कैटेगरी इस दुनिया में नहीं है जो स्वभाव में आती हो। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर जब आपकी पहचान शुरू हो जाती है कि मैं कौन हूँ, वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है कि मैं एक आत्मा हूं तक की। मैंने किया क्या है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 मार्ग बताए। जो पहला एग्जाम्पल है मिस्टर आरडी का, वो एग्जाम्पल के अंदर जो कर्म योग है जिसको गीता के अंदर बताया गया है, मैंने उससे डिराइव किया है और रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपको बताया कि इन्हें नटशेल हम ये कह सकते हैं कि आरडी जो है वो एक कर्म योगी है। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो प्रेम मार्ग है या भक्ति मार्ग उसको बोल सकते हैं। जो मैंने मिस्टर एटी का एग्जाम्पल दिया, भक्त मार्ग या प्रेम मार्ग को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी है, तो हम उसको दूसरे शब्दों में हम उसको भक्त बोल सकते हैं मिस्टर एटी को। तीसरे जो प्रकार के व्यक्ति है मिस्टर एमी जो हैं, तो ज्ञान मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, यानी ही इज ए सीकर ऑफ नॉलेज। जो सवाल जिसके मन में ज्यादा उठते हैं तो उसको जवाब मिलते हैं, तो नेचुरली उसका ज्ञान हर सवाल के जवाब को ढूंढने से बढ़ता चला जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने उस 3 कैटेगरी से 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल देके आपको गीता का सार दिया है। आई होप कि आप अपनी कैटेगरी समझ पाओगे। अपनी कैटेगरी समझ पाने से, अपना स्वभाव समझ पाने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप अपने स्वभाव अनुसार काम करते हो, यानी जो आपको सूट करता है उस अनुसार आप काम करते हो। अब अगर सपोज मिस्टर एटी जो हैं वो अगर मिस्टर आरडी की नकल करना चालू कर दें या उनके जीवन के हिसाब से जीने की कोशिश करें कि मैं तो प्रेजेंट में जीऊँगा, तो उनके जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। सिमिलरली मिस्टर एमी जो है तीसरी कैटेगरी के आदमी, वो भक्त बनने की कोशिश करें तो पिट जाएंगे, क्योंकि उनके सवाल उठते हैं तो भगवान के होने ना होने पे ही क्वेश्चन उठाएंगे। आप अपने स्वभाव के हिसाब से काम करो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप अपने स्वभाव को पहचानो कि मैं हूं कौन, दरअसल मैं कौन हूं। और जब आपको वो पता चल जाएगा कि मैं हूं कौन, और अकॉर्डिंगली उन तीनों के अंदर जो सॉल्यूशन बताए हुए हैं, अगर आप उन सॉल्यूशंस पे काम करके उस अनुसार काम करोगे, तो चाहे आपका भगवान से मिलन हो या ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल 100% पक्की है कि आपका जीवन बेहतर और खुशहाल की तरफ जरूर बढ़ जाएगा। ये मैं आपको पक्के तौर पे कह सकता हूँ। बस आज इतना ही।